आज हमारे स्टूडियो में ऐसे शख्स मौजूद हैं, ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके सामने झूठ ज़रा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वकील साहब, मिस्टर वीरेंद्र वर्मा। ये बहुत जाने-माने एडवोकेट हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कुछ पारिवारिक विवादों पर। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र वर्मा जी। मैं साक्षी मलिक स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में, दी साक्षी मलिक शो में। वकील साहब, मेरा पहला आपसे सवाल यही रहेगा कि जैसे आपके इतने साल के अनुभव और करियर में आपके पास ऐसा कौन-सा केस आया है जिसको सुलझाने में आपको बहुत टाइम लगा और समझने में और बाद में पता चला कि कुछ और उसका कारण था, रिज़ल्ट कुछ और था और विभत्स केस टाइप जैसे? देखिए, इसमें ना एक सवाल में आपने 3-4 सवालों को हालाँकि ऐड कर दिया आपने। बट मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि केस को सुलझाना या केस को उलझाना, जी। ये एक वकील का काम नहीं है। जी। ये काम जज साहब देखेंगे, केस सुलझा, उनको लगता है कि ये केस के अंदर एक्विटल का केस है, जी। तो वहाँ पर उसको एक्विट करेंगे, निर्दोष वो प्रूव कर देंगे उसको। साबित कर देंगे। और अगर वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, इस केस के अंदर वकील साहब इस केस को समझा ढंग से नहीं पाए। जी। देखिए, हम वकीलों का काम क्या है? हम डिफेंस लॉयर्स हैं। डिफेंस लॉयर काम होता है अपने उस क्लाइंट को डिफेंस करना, और हमें साथ में ये भी देखना है हमारे किसी स्टेटमेंट को कहीं जज साहब हमारे ही विरुद्ध कहीं इस्तेमाल ना कर लें। ओके। होता क्या है कि मान लीजिए किसी इंसान ने मर्डर किया, जी। मर्डर करने के बाद वो हमारे पास आया, उसने बोला सर ऐसे ऐसे करके मर्डर केस में मेरा नाम आ गया। हम ये नहीं बोलते कि उसने मर्डर किया, हम बोलते हैं उसका मर्डर केस में नाम आ गया। अब वहां पर वो बोल रहा है और वो ये बोलता है कि वहां पर जहां मर्डर हुआ वहां पर मैं नहीं था, या वो बोलता है मैं खड़ा तो था पर इस काम के लिए आया था। तो यहां पर एविडेंस एक्ट का 106 जो सेक्शन बोलता है, वो ये बोलता है कि अब ये जो एडवर्स हो गया, अब ये बर्डन, पहले देश का कानून ये बोलता है कि स्टेट जो पुलिस है वो अपने केस को सही तरह से प्रूव करे, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए कि हाँ ये केस, इस जो ये केस बना है इसमें अपराध इस इंसान ने किया है। पर अगर आपने बोल दिया कि मैं खड़ा तो था पर इसलिए खड़ा था, तो अब पहले आप प्रूव करो कि हाँ आप इसीलिए खड़े थे। तो यहां पर क्या होगा, ये एडवर्स पोजीशन बन जाएगी। जी, जी। तो पहले करते हुए हमें यह समझना चाहिए किसी वकील साहब को कि आप ये बात बोल रहे हो कि मैंने मर्डर तो किया, या फिर वो ऐसे हुआ, या फिर सिर्फ मैं खड़ा था। आप सिर्फ मर्डर केस में ये बात इतने से करो कि मैं वहां पर था ही नहीं, या अगर था तो किस काम के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, किस कारण से था, ये बताना पड़ेगा आपको। जी, जी, जी। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि हमें देखते ही लगता है इसने अपराध किया है। जी। हम डिफेंस लॉयर्स हैं, किसी इंसान का ऐसे ही तो किसी केस में नाम आता नहीं है, बिल्कुल। तो मतलब क्लियर है कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। उस इन्वॉल्वमेंट से ही निकालना एक डिफेंस लॉयर का काम है। हम जो डिफेंस लॉयर्स हैं, हमारा यही काम है कि उसे उस प्रॉब्लम से, उसका जो नाम आया उस केस में, उस केस से हम उसको पूरी तरह से निकाल दें। हमारा यही मेन काम होता है। और जो विध्वंस टाइप के जो केस आते हैं वो तो मैडम आते ही रहते हैं, हमारा रोज का यही काम है, क्योंकि हम क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार मर्डर होते हैं, कई बार रेप होते हैं, कई बार लूट होती है, और एक कई बार चीटिंग, फोर्जरी, व्हाइट कलर जो क्राइम्स होते हैं, ब्लू कलर जो क्राइम होते हैं, सब तो चलते रहते हैं। तो हम किसी भी केस को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बहुत टॉप लेवल केस था, ऐसा नहीं होता। जैसे हम उसको टॉप समझते हैं, थोड़े दिन में दूसरा केस आ जाता है, वो टॉप बन जाता है। तो केस चलते रहते हैं। आपके सामने कैसे आप जानते हैं कि सामने उसने क्राइम किया है जी। और उसने आपको वकील, एज ए वकील अपनी तरफ से लड़ने के लिए बोला कि आप मेरा केस लड़िए। ठीक है। आप जानते हैं कि उसने अपराध किया है, हाँ। फिर भी आप उसका केस लड़ रहे हैं। ठीक है। तो आप उसको कैसे बचाएंगे जब आप जानते हैं उसने अपराध किया है? देखिए, हमारी ड्यूटी है, एक वकील की ड्यूटी है। अब मान लीजिए किसी एक्स नाम के आदमी ने जहर पी लिया, वो मरने के लिए जहर पिया। अब डॉक्टर उसको मरने दे या उसका इलाज करे? जी, ऑब्वियसली इलाज करने के इलाज करेगा ना, उसकी वही ड्यूटी है। तो हम वकील हैं, हम वकीलों की यही ड्यूटी है। आपने मर्डर किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है। आप मर्डर केस में हो, आपने पूरी हमें स्टोरी समझाई, वो एक सब्जेक्ट है हमारे लिए, हम आपको बचाएंगे। आप हमारे पास केस लेकर आ गए, आप सिर्फ हमारे लिए एक सब्जेक्ट हो, एक केस हो। आप एक इंसान नहीं हो जिसने किसी ने जाके मर्डर कर दिया या किसी का रेप कर दिया। देखिए, कई सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें हमें भी बुरा लगता है कि इस केस को शायद हमें प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी उस केस को प्रेजेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है हम लोगों को? अगर हम नहीं करते तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाती है ये चीज कि हमने उस केस को लेने से मना कर दिया। हमारी ड्यूटी यही है कि हम केस को लेंगे, जितना अच्छे से हो सकता है केस को प्रेजेंट करेंगे। अब उस केस में छोड़ना है या सजा सुनानी है, ये काम जज साहब का है। कई सारे मामले ऐसे आते हैं कि वहां पर लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स या लैक ऑफ एविडेंसेस की हम बात कर लें, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है, डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस बनेंगे। अगर कोई मर्डर केस, रेप केस है तो वहां गवाह हमारे विटनेस बन जाते हैं। तो यहां पर ये हमारा काम नहीं है किसने सही गवाही दी, किसने गलत दी। हमारा काम सिर्फ इतना है केस को प्रेजेंट करना। यहां पर कई बार जब एविडेंसेस नहीं है, विटनेस नहीं है, तो इन लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में भी सामने वाला छूट जाता है, या बेनिफिट ऑफ डाउट के चक्कर में भी सामने वाला छूट जाता है।
बियॉन्ड ऑफ रीजनेबल डाउट जाकर जी पहले केस को प्रूव करना पड़ेगा स्टेट को, उसके बाद हमारा काम आता है कि हम बताएंगे हमने वो अपराध नहीं किया। और बेहतर है खास करके वो मामले जिसमें कि बीएनएस के सेक्शंस हैं या आईपीसी के सेक्शन है, स्पेशल कानून की बात नहीं कर रहा हूं मैं एनडीपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉक्सो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीएमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है हम पर, हम प्रूव करें कि हमने अपराध नहीं किया। जब मामले फिर बोलता हूं बीएनएस के हैं या आईपीसी के हैं, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, देन वी विल स्टार्ट अवर केस। ऑलराइट, हम सिर्फ डाउट क्रिएट करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, या फिर जो लैक ऑफ एविडेंसेस है उसका हम फायदा लेंगे, उसके आधार पे हमारा जो क्लाइंट है वो बरी हो सकता है। बरी हो सकता है जी। तो ऐसे अपराधी कितने सारे होंगे वकील साहब जिनको बहुत इजीली जानते हैं कि हम कानून खरीद सकते हैं? ऐसा होता है? आपने कभी ऐसे केसेस देखे हैं कि क्या न्याय भी खरीदा जा सकता है पैसों से? देखिए, न्याय और अन्याय को खरीदने वाली बात नहीं, बिकता तो इंसान है। खरीदने वाले भी तो सर इंसान ही होता है। इंसानी होते हैं ना। अब अपना काम करवाया जा रहा है किसी इंसान के द्वारा, तो ये जो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं पाओगे। भ्रष्टाचार मुक्त ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं, होगी भी नहीं सर। भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा कोई स्टेट है ही नहीं। इंसान है, इंसान की जो ग्रीड है ना, लालच जो है, ये कभी खत्म नहीं होता। जी जी। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये जो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अब हम बात करें कि जजेस को पैसा देकर खरीद लिया होगा भाई, पुलिस को पैसा दे खरीद लिया होगा भाई, पैसे की जरूरत किसको नहीं है? ऐसे केसेस आपके सामने आते बहुत हैं सारे आते हैं जहां आप सच्चाइयां जानते हैं और उसके बावजूद भी आप जानते हैं देखिए, कि वो एक ये और होता है, बेचने वाला केस रहा होगा। देखिए, आप जब नॉलेज ले रहे हो ना, जब आप नॉलेज ले रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, पैसा क्या है? मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज, राइट, या फिर आपके एक्सपीरियंस का बाय प्रोडक्ट। पैसा पीछे पीछे घूमता है जब आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। तो एक अच्छे वकील साहब को एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अच्छे वकील साहब को नॉलेज लेनी चाहिए, अच्छे वकील साहब को केस को ढंग से स्टडी करके लीगलिटी के आधार पे कोर्ट में खड़े और केस को प्रूव करना चाहिए। पैसा ही कमाना है वो एक बात अलग है, पैसे की भूख आज तक से खत्म हुई है जो आज खत्म होगी भी नहीं कभी। तो वकील भी आपको अलग तरह से मिलेंगे। एक आदमी जो पैसे के पीछे, एक आदमी कहता नहीं यार मुझे केस को ढंग से प्रेजेंट करना है और यही मेरी आर्ट है, यही मेरा काम है। मैडम देखिए, अल्टीमेटली ना इंसान का जो घर है ना, वो कुछ ही स्क्वायर फीट के घर में रह रहा होता है, बाकी में उसका अहम रह रहा होता है कि मेरा तो 10,000 फीट का मेरा घर है या मेरा तो 1,000 गज की मेरी कोठी है। ऐसा कुछ नहीं होता। और हमें दिखाना किसको है? नश्वर है दुनिया, ये फालतू फंड की चीजें हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, बट मैं ये जरूर बताऊंगा कि हम अपने एथिक्स को, अपनी जो हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बेचकर हम कोई काम ना करें, ज्यादा बेटर है। सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर, वकील साहब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज तो लोगों में इतना डर बैठा हुआ है कि हम वकीलों के पास जाएंगे तो मानिए कि वो इतना खर्चा बताएंगे, इतना लूट लेंगे एंड ऑल दैट, और इतने सालों तक केसेस लगाएंगे। तो वो एक जो डर बैठा हुआ है, जो डर और भ्रम की स्थिति बनी हुई है लोगों में, तो आप अगर अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ एक ऐसा मैसेज देना चाहें कि डरो मत, एटलीस्ट कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, एक गली में कोई एक लेडीज है, सबसे लड़ती है जी, क्या पूरी गली से लड़ती होगी? वो नहीं लड़ती होगी। ऑब्वियसली नो। देखिए, होता क्या है ना कि इस दुनिया में हर उस चीज को दबाया जाएगा जो इंफीरियर है, कमजोर है। वो चाहे कमजोर जाति हो, चाहे समाज हो, चाहे कंट्री हो, कमजोर वर्ग को दबाया जाता है। अभी के अभी खड़े होकर बांग्लादेश क्या अमेरिका पे अटैक कर देगा? नहीं करेगा। एब्सोल्युटली नो। आसपास कंट्री जो उसके बराबर है शायद अटैक कर भी दे, लड़ाई झगड़ा कर भी ले। तो उसी तरह से जब कानून जब चल रहा होता है, कोई केस किसी पर होता है, वकील साहब पे डिपेंड क्या करता है कि वकील साहब से आप जाके मिले, वो भी तो इंसान ही है। या तो वकील साहब को भी पैसा ही कमाना है, वो अभी अभी आए दिल्ली, पैसा ही कमाना है तो सब कुछ ताक पे लगा रख देंगे वो। और जो इंसान कहता है कि मैं फैमिली से ठीक ठाक हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नॉलेजफुल हूँ, केस रोजाना आ रहे हैं, तो इस आदमी का 1,00,000 2 लाख रुपए करूंगा क्या मैं? डिपेंड्स करता है। बात ये नहीं कि ऊपर जाके सबको शक्ल दिखानी है। जो ऊपर गया वो वापस कभी आया नहीं, जो यहां पर है वो कभी ऊपर गया नहीं। तो ये तो खामा का भ्रांति है लोगों के दिल में। पर इंसान की जो इंट्यूशन होती है ना, वो अलाउ करती है कि क्या सही और क्या गलत। वकील जब केस लड़ता है ना मैडम, हम जैसा वकील जो क्रिमिनल एडवोकेट है और रोज क्रिमिनल से ही वास्ता पड़ता है, रोज उन पुलिस वालों से ही वास्ता पड़ता है जिससे कि लोग डरते हैं। रोज हम कोर्ट में उन जजेस से बहस कर रहे होते हैं जिनके सामने खड़े होने में बड़े बड़े अफसर भी सोचते हैं। तो हमारे पास जो ये कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, नॉलेज के बेस पे आता है। हम कानून जानते हैं, आप भी कानून जानो,
अभी पॉडकास्ट के थ्रू मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूं, ये बहुत सारी मैंने पहले पॉडकास्ट में रील्स बताई के है। माध्यम से बताई है। बताई आप सीखो ना उन चीजों को। जी वो अंबेडकर साहब ने बोला कि शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो दहाड़ेगा। अरे आप भी दहाड़ लो, वही मना किसने करा है? वही किसी की बाप की जागीर थोड़ी है। राजा का बेटा राजा थोड़ी बनेगा, राजा वो बनेगा इसमें काबिलियत होगी। काबिलियत होगी। आज मैं हूं, अगर मैं वकालत कर रहा हूं, मैं अच्छे से केस को प्रेजेंट कर पा रहा हूं, जरूरी है मेरा बच्चा भी वही, मेरा बेटा भी वही बनेगा? वकील नहीं हो बने। सकता। अगर विजडम जो होती है ना, विजडम जो होती है वो विजडम और करेज, एक तो साहस और एक बुद्धि, बुद्धि। अगर ये खरीदने से मिलती, सारे बच्चे अपने बाप की खोपड़ी में ना, बच्चों की खोपड़ी फिट करवाए थे सब लोग जी। कि जा बेटा, अब तो तेरे पास जिगरा भी है जी। और बुद्धि में जा, लड़ ले जिस मर्जी से। जी, ये तो कुछ चीज तो बाय बर्थ होती हैं, और कुछ चीजें इंसान अपने जन्म लेने के बाद सीखना शुरू करता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले नॉलेज लें कानून के बारे में, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट जानना चाहिए, तभी आप बात करें कि सारे वकील एक जैसे नहीं होते। देखिए, नॉलेज भी ना, एक मैंने बहुत सारी लाइफ में ऐसे वकील लोग देखे हैं, बहुत सारे लाइफ में ऐसे स्टूडियस लोग देखे हैं, बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग देखे हैं, जी। उनकी नॉलेज ना सड़ना शुरू हो गई। रीजन, नॉलेज बहुत है बट धरातल पे कभी नहीं आई। ग्राउंड लेवल पे नहीं वो बात। आप बहुत अच्छे योद्धा हो, लड़ने का ही मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला है। एक बार एक बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक सर्कस बंद हुआ, तो सर्कस जितने शेर थे उन सबको बोला गया अब शेर करेंगे क्या, सर्कस तो बंद हो गया, चलो इनको छोड़ देते हैं। जाकर जंगल में छोड़ दिया। जंगल छोड़ती, जंगल के कुत्ते उन्हें खा गए। जंगल के कुत्ते शेरों को खा गए, शेरों को खा गए। क्योंकि शेर तो है, बस नाम का है। नाम का शेर है। आप जब आपके पास कोई नॉलेज होती है ना, नॉलेज है, एक आदमी से एक पुलिस वाले ने पैसा मांगा कि बेटा 2 लाख रुपए दे दे, केस से फ्री कर दो, मारूंगा वरना तेरे को बहुत। उसने पैसा नहीं दिया, पुलिस वाले ने बहुत मारा पीटा, उसके हाथ में सुझा दिए, बेचारा अपने घर गया और जाके सो गया। उठा, जिंदगी दोबारा सुचारू चलनी शुरू हो गई। आप बहुत सारी रील्स देखते होंगे, जब थाने से निकल रहा है कोई, लंगड़ाता हुआ चल रहा है वो, है ना, चल रहा है, जी जी। तो ऐसा क्या हुआ थाने में कि कोई मतलब चूहा आ गया, पैर में काट के चला गया जी, या फिर सच में चूहों ने उसको इतना मारा कि पैर सुझा दिए? वो तो पॉसिबल। क्या कंप्लेंट कभी हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। एंटी करप्शन इसीलिए बैठा हुआ है। पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो 1988 का ये एक्ट है मैम, सेक्शन 17 के एक क्लॉज बोलता है कंप्लेंट कर सकते हो आप। तो सर ये लोग फिर जाते क्यों नहीं है, मतलब आने के बाद भी डर। उनको एक डर ऐसा बैठ जाता डर, है कि डर, कि डर। हम अकेले नहीं लड़ डर पाएंगे। बहुत बड़ा है। डर बहुत बड़ी डर चीज़ बहुत है। बड़ी चीज होती है और मैडम। इसी डर को वकील साहब निकालते हैं। मैम देखा ऐसा कहीं होता ना है कि कहीं, नहीं, सब हाँ बिल्कुल, obviously, कहीं ना कहीं आप बोल कहीं ना सकते हो, कहीं। निकाल देंगे ये जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ कि जा, जैसे मेरे बहुत सारे जूनियर्स होते हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, वो जूनियर नहीं बोलता, मैं उनको जी, एसोसिएट बोलता हूँ, associates। हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं उन्हें कई बार बोलता हूँ कि इस केस में जाके प्रेजेंट होकर ये बात जाके बोल दो, डर रहा होता है। सर जैसा आप कुछ पूछेंगे तो अरे भाई तू वकील है। इंसान, खास करके वकीलों को बोलता हूं, वकीलों को अपनी बेइज्जती से डरना नहीं चाहिए, वकीलों को हार से डरना नहीं चाहिए, वकीलों को सीखने के लिए हर वक्त आतुर होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हर वक्त। क्या पता कौन इंसान क्या सिखा दे। आप जब कभी कुछ सीख रहे होते हो ना, तो सीखने जब कोई इंसान, देखो पता है, यहाँ ना मेरे दिमाग में बात आती है, मैं स्किप करके आगे चला गया था, फिर से वापस क्यों आ रहा हूं, दिल कर रहा है कि मैं उस बात को बोलूं। जी। लोग बोलते हैं, कई सारे जूनियर्स बोलते हैं, कई सारे, जो एसोसिएट वर्ड यूज कर रहा हूं, अब मैं जूनियर वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर। बहुत सारे जूनियर्स बोलते हैं कि सर आपके अंडर हमें ट्रेनिंग चाहिए, हम आपके साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्या हर इंसान को सिखाना आसान है? पॉसिबल एट ऑल, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, हम जब किसी सीखने जाते हैं ना, तो चेले और गुरु का, शिष्य और गुरु का एक ना फर्क होता है, एक अलग, हाँ, एक फर्क है। बट जो काला कोट है ना, ये काले कोट में नहीं हूं, पर काला कोट ना उसको इतनी पावर दे देता है वकील को कि वो सुनना नहीं चाहता किसी की, एक वो सीनियर को भी सुनना नहीं चाहता। एक ईगो जैसा, ईगो आ जाती है, ईगो, बट इन पॉजिटिव मैनर, जिसकी वजह से सीनियर भी कहता है यार मुझे सिखाना ही नहीं किसी को। अच्छा, सिखाना ही नहीं है, क्योंकि सिखाएंगे हम उसको तो वही ना कुछ वो काम कर रहा होता है जो हम मना करते हैं। आप जब आपको बोला गया कि सामने देख और तुझे कुछ दिख रहा है, तो उसको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। लेफ्ट राइट में क्लाइंट घूम रहे हैं, उनको पकड़ लो, ये सब नहीं दिखना चाहिए। तू पहले सीख। इसीलिए बोलते कोई भी जो नए वकील साहब आते हैं, पहले उनको 3 4 5 साल, मेरी नजर में 5 साल नीचे ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हो, अपीलेट अथॉरिटीज है वो सारी, अपीलेट अथॉरिटीज है, रिट लगाओगे, आप जब कन्विक्शन हो गया अपील में जाओगे, इन सब के लिए जाओगे। अरे बेसिक काम तो वहीं जाके सीखोगे। जी जी जी। आप सीधा, कोई लेडीज बोलती मैं जाके शेफ बनूंगी, जाके मोरे शेरटन में, अरे घरे काम तो सीख ले। राइट।
आप ऐसे नहीं होता, हर नहीं चीज के होता। पीछे एक पर्पस है, प्रोसेस होता है, एक तरीका प्रोसेस होता है, है। प्रोसेस को सीखना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है। तो सर आप ऐसे लोगों से डील करते हैं कि अभी बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से, रोज तब आते हैं। कैसे उनको फिर डील करते हैं उन लोगों के साथ? मैडम एक बात समझ लिए कि आपको एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचना है, एक तो बंदा हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गया, एक चढ़ के आ रहा है, और एक पालकी में बैठ के आ रहा है। पालकी में बैठ कर आ रहा है, बेटर कौन होगा? जो चल के जा रहा है, चढ़ कर जा रहा है, चल के जा रहा है, सब कुछ देखता हुआ जा रहा है। चोटी पर पहुंचने के बाद दर्द जरूर होगा, पर जो सीखेगा बहुत, एक्सपीरियंस होगा ना, अनुभव के साथ वो कहेगा भाई तू मुझसे बात कर। वो अलग ही साहस आता है। एक अच्छा वकील, किताबों में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती उसको, जो पर अनुभव उसका से एक्सपीरियंस उसको इतनी बात सिखा देता है, अनुभव से जो बोलते हैं कि नहीं यार ये चीज राइट है, ये चीज करेक्ट है। एक अच्छा वकील कोर्ट में खड़ा होकर जज को बोलता है सर ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है ये। अनुभव से। और नॉर्मल वकील क्या बोलता है, उसको कुछ जज साहब बोलते हैं हाँ जी ठीक है सर, वो गलत को भी हाँ कर रहा होता है। कमजोर अभाव, नॉलेज अनुभव नहीं का है, अभाव, नॉलेज का अभाव। अनुभव का। आपको मैडम जो पता होगा ना, मेरे पूछने पहले आप जवाब दोगे। अभी मैं आपसे बोलता हूँ मैडम 2+2 4 और 2+3, 5 बट 2+2 इज ऑल्सो 5, हाउ? बताओ, हाउ? बाय मिस्टेक। इससे बोलते कॉन्फिडेंस। एक बंदे ने बोला ये, तो वकील पहले ना तर्क ढूंढता है। एक बंदे ने बोला कि तुम्हारा 6 मेरा 9 है, वकील खड़ा है बीच में, कह रहा कैसे है भाई, ये दोनों का ही नहीं है, 0 दिख रहा है मेरे को। तो वकील का तर्क अलग है, वकील का तर्क इतना अलग है, और जो तर्क देना जानता है वही वकील आपकी केस की स्टोरी क्रिएट कर सकता है। राइट राइट राइट। हर केस में एक वकील साहब की स्टोरी होती है, हर केस में जिसने अपराध किया उसकी स्टोरी होती है, हर केस में एक पुलिस वाले की खुद की अपनी स्टोरी होती है, और हर केस में जज साहब की अपनी एक स्टोरी होती है, और पीपी साहब की अपनी एक स्टोरी होती है। केस एक, स्टोरी 5। राइट। प्रूव करेगा एक प्रूफ करेगा एक ही आदमी, या मैं, आप ही प्रूफ करेंगे, या पीपी साहब, या पुलिस वाला कुछ और बोल रहा था, बात कुछ और चल रही थी। लास्ट कोऑर्डिनेशन कैसे करते हो सर? जैसे मैडम कोर्ट तो ना, कोर्ट में तो ऐसा कुछ चलता है कि अगर केस मजबूत हो, अगर केस ऐसा है जिसपे आर्गुमेंट होनी है, तो आप कोर्ट का माहौल देखो, बड़ा गर्म होता है। बाहर निकलते फिर दोस्त, पुलिस वाले भी दोस्त, हम भी दोस्त, पीपी साहब भी दोस्त। ड्यूटी हो गया, वो ड्यूटी है हमारी, वो ड्यूटी है। ड्यूटी हो गया। एक कुछ ऐसा मानो कि ड्रामा चल रहा है, सबको रोल दिए गए हैं, मेरा रोल अलग, पुलिस का रोल अलग, पीपी का रोल अलग, जज साहब का रोल अलग। ये पॉइंट है। पर जैसे ही बाहर आएंगे सब चीज चेंज। पर मेन फोकस केंद्र बिंदु क्या? ऑडियंस। ऑडियंस कौन? जो हाँ और ना तय करेगी, सही था या गलत था, वो कौन है? मेरा क्लाइंट है। क्लाइंट है वो तय करेगा मेरे वकील साहब ने मेरी बात को ढंग से कोर्ट में प्रेजेंट किया या नहीं, और नहीं किया तो वकील काम का नहीं है। सर क्लाइंट का केस ठीक है, आपने ठीक लड़ा, विटनेसेस सब ठीक हैं, पुलिस वालों ने अपनी पूरी ड्यूटी ठीक की, जज साहब कहीं ना कहीं बिखर गए, उस केस में क्या होता होगा? जज साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता उस केस को किस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है, एंड में उनको अपना डिसीजन देना है, और डिसीजन कैसे देना है? पेपर्स को देख के देना है। अभी एक थोड़ी देर पहले एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि सर कोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, पीपी, वकील साहब, पुलिस वाला, क्लाइंट या जज? किसके आधार पे कन्विक्शन होगा और किसके आधार पे एक्यूटल होगा? इनमें से कोई भी एक सूत्रधारक नहीं है जो केस को डिसाइड कर सके कि एक्यूटल होगा या कन्विक्शन होगा। ये डिसाइड करेगा वो ऑर्डर, जिन ऑर्डर के आधार पर केस आगे चलता गया। लास्ट में जज साहब तो बदल जाएंगे, हो सकता है वकील साहब भी बदल जाए, पीपी साहब पक्का बदलेंगे, कोई ना कोई दूसरे पीपी साहब आएंगे, आईओ वही रहेगा एंड तक, जिसका केस वो वही रहेगा एंड तक। लास्ट में ऑर्डर को पढ़कर जज साहब अपना निर्णय दे देंगे। तो मेन क्या हुआ? मेन हुआ वो ऑर्डर्स जो बन रहे। ऑर्डर्स कोर्ट में जब खड़े होकर ऑर्डर्स, डेली ऑर्डर शीट बनती है ना, वकील साहब को एक्टिव रहना चाहिए। जब तक ऑर्डर लिखवाया ना गया हो पूरा, तब तक वहां से हिलना नहीं चाहिए। वकील साहब क्या करते हैं? केस हुआ, क्रॉस हुआ, चीफ हुआ, खत्म हुआ, चल दिए, चलो कॉपी भी नहीं ली। कॉपी लो उसी वक्त, आपका राइट है। मान लो मैं किसी क्रॉस कर रहा हूं, चीफ क्रॉस तो पहले समझिए आप, चीफ क्या है? गवाही। किसी के साथ में कुछ घटना हुई, मान लीजिए कि रेप की पीड़ित है कोई, अब उसने कोई पहले एक स्टेटमेंट दी, एफआईआर कटी, 164 के बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने, अब वो गवाही देने कोर्ट में आई है, ठीक। जब वो दोबारा गवाही देगी उसको चीफ बोलते हैं। जब मैं सवाल पूछूंगा उससे से क्रॉस बोलते हैं। चीफ भी हो गया, क्रॉस भी हो गया, करते ही बाहर निकल गया, गलत है ये। वहीं रुकना है, एप्लीकेशन लिखकर देनी है, उसकी कॉपी लेनी है अपने हाथ में, पेपर्स आपको लेना चाहिए, कॉपी ले ली हाथ में, अब वो बदलेगा नहीं, खत्म हो गया, आपके पास प्रूफ हो गया, खत्म हो गया वो। राइट। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। हम लोग मूक दर्शक नहीं है, हम जो वहां फिल्म देखने, स्टोरी देखने जा रहे हैं जी, केस को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है वकालत। 1% भी इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। पूरा किसी का कभी ये राम से मरा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
2 मिनट में केस लेफ्ट राइट हो जाते हैं, 2 मिनट में। तो बड़ी एक गलत सवाल से सामने वाला कन्विक्शन हो जाएगा। पॉक्सो केस चल रहा है, पॉक्सो केस में लड़की की उम्र है 17 साल 11 महीने जी। देश का कानून बोलता है 18 साल से कम लड़का या लड़की कोई भी है वो बच्चा है। जी। अब उसने पूछा, वकील साहब ने कोई सवाल, नए वकील साहब सवाल पूछा कि भाई आप अपनी मर्जी से लड़के के साथ गए थे ना? वो कहती है हाँ। जो आप दोनों के बीच में संबंध बने वो मर्जी से बने थे? कहते हैं हाँ। खत्म। बड़ा पॉक्सो में कंसेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, होगी सजा कंफर्म उसको। सेम केस लड़ा है मैंने एक, जब मैं केस में आया था तो पुलिस वाली गवाही करानी थी, बच्चे गवाही पहले हो चुकी थी। जब पूरा केस पड़ा मैंने उसी दिन उसको बोला था इस अकेले मुद्दे पर सजा होगी तेरे को, अगर होगी तो बाकी तो देख लेंगे हम। कोर्ट में थे और वो गवाह था उस चीज का, वही जिस सजा हुई जिस बंदे को। जज साहब ने बोला, मुझे जब आर्ग्यूमेंट हुआ, जब जिस दिन क्या ऑर्डर सुनाना था, तो जज साहब ने कहा कि वकील साहब बाकी सब तो ठीक है, मैंने देख ली सब चीजें, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें सब कुछ हो रही हैं, बट इन्होंने खुद कंसेंट बता रखा है कि दो रिलेशन बने वो कंसेंट के आधार पे बने। बट पॉक्सो में कंसेंट तो होता ही नहीं, मतलब रिलेशन बने मतलब अपराध हुआ, सजा मिलेगी। तो बात क्या है कि आपको क्या बोलना है उससे ज्यादा जरूरी बन जाता है क्या नहीं बोलना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम पता है क्या होता है, असत्य से ज्यादा हानिकारक अर्धसत्य होता है। जी। अर्धसत्य। राइट। आप अर्धसत्य के साथ चलोगे ना, मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। नहीं, कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक आदमी बिहार चला, उसने बोला कि भाई मेरा रिश्तेदार रहता है कहाँ, दिल्ली। चल दिया वहां से। अरे दिल्ली बहुत बड़ी है भाई, पहुंचना कहाँ ये तो बता। अब वो कहता उत्तम नगर। अच्छा, बहुत बड़ा उत्तम नगर है, कहाँ पहुंचेगा? गली नंबर 3। गली नंबर बहुत बड़ी है, कहाँ पहुंचेगा? अब समझो ये अर्धसत्य है, अधूरा ज्ञान तो हानिकारक है ना, हमेशा खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए। अब सामने वाले ने तो पढ़ लिया, क्या बोला कि भाई बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये सुन लिया उसने। अब ये सुनकर चल दिया वो केस लड़ने के लिए। अब एनडीपीएस जाके बोल रहा है, एनडीपीएस का केस है, और वहां खड़ा होकर बोल रहा है पहले दिन बेल इज अ रूल जेल इज एक्सेप्शन, चार्जशीट लग गई, मुझे बेल दे दो। जज साहब बोलते हैं सेक्शन 37 का क्या करूं, ट्विन कंडीशन की बात करता है, तभी बेल मिलेगी। पहली कंडीशन ये कि जब ये प्रूफ कर देगा तो यहां पर खड़ा होकर कि तेरे क्लाइंट ने अपराध नहीं किया, और दूसरा मैं पीपी साहब को सुन लूंगा। अब दोनों ही ट्विन कंडीशन में चार्जशीट का तो कोई नामो निशान नहीं है जी। कैसे? जी। बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन कैसे हो गया? ये चीजें नहीं हो सकती वो चीज। हर एक केस के फैक्ट अलग, हर केस को बोलने का तरीका अलग, हर केस को लड़ने का तरीका अलग। ऐसे नहीं होता। ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ चलती हैं। पर एनडीपीएस में भी ये सेम रूल फॉलो करेगा कब? सामने वाला 1.5 साल से जेल में बैठा हुआ है, अब तक एक भी विटनेस नहीं हुआ। कोर्ट में पहुंच जाओ और बोलो कि 1.5 साल हो गया सर, स्पीडी ट्रायल का तो मुझे भी अधिकार है, वरना यहाँ पे आर्टिकल 21 मेरा वायलेशन होता है, मेरी आज़ादी छीनी गई है, मैं जेल में बैठा हूँ, आप ट्रायल भी नहीं चला रहे हो मेरा, बेल मिलेगी आपको। यहां बोला जाएगा, क्या बोलोगे आप? बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये अच्छे वकील सर ऐसे बोलते होंगे कि आप सब बोलते हैं, हम तो बहुत कुछ कोर्ट में बोलते हैं मैडम, बहुत कुछ बोलते हैं, जो सही लगता है बोलते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब आप हेल्दी आर्गुमेंट करते हो ना, हेल्दी आर्गुमेंट तो सुनी जाती है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी आर्गुमेंट आप कर रहे हो, नहीं सुनी जाएगी, वजन भी नहीं होता उन बातों में, होता ही नहीं। आप जब बात करो सामने वाला भाप लेता है आपको, आपकी कितने पानी में आप कितने बोलना। पहले सबसे पहले पुलिस वाला पकड़ के यही पूछता है, जैसे मान ली कोई अपराध हुआ, आप वहां पे गए, आप जाके बैठे, आप खड़े हुए, पहले अगर आप सही कपड़ों में गए हो, ठीक ठाक दिखने तो बिठाएगा आपको, बैठिए। पहले आपके कपड़ों से उसने भाप लिया, बंदा ठीक ठाक होगा, बॉडी लैंग्वेज, कपड़े नाल। अब बैठ के उससे पूछता है, हाँ भाई आप क्या करते हो? एक बंदा बोलता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं एडवोकेट हूँ। ठीक, बिठाया, चाय वाय भी उसके लिए मंगाई जाएगी। थोड़ी देर बात आती है कि आप प्रैक्टिस किस चीज, वो चलान वलान भरवाया था उन लोगों के, तो वहां पर वो नापेगा कि मर्डर केस में आया है, चलान भरवाता है, इसका मतलब मर्डर की ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब उसका समझने का जो सोच है ना उसकी, वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट से राइट हो जाएगी, चेंज हो जाएगा माइंडसेट। पुलिस वाले हमेशा पूछते हैं क्या करते हो भाई? हाँ, वो भापने के लिए सर, भापने के लिए, जज करने। सबसे पहले तो इंसान की पर्सनैलिटी, सामने वाले का कपड़े वपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, उसका हुलिया, ये तय करता है कि आप किस पोजीशन पर हैं। फिर तय करता है, जब तक इंसान बोलेगा नहीं उसकी नॉलेज बाहर आएगी नहीं। एब्सोल्युटली। सामने वाले को अपनी बात में वेटेज दिखानी पड़ती है कि हाँ मेरी बात में वजन है, ऐसे नहीं होता। एक आदमी बोलता है कि, एक आदमी ने बोला, जैसे मान लीजिए 3 लोग बैठे हैं, एक ने बोला उसने क्या किया, एक आदमी बोलता है इसने हत्या कर दी किसी की, दूसरे बोला क्या करा, इसने हत्या कर दी, 2 आदमियों की, जान से मार दिया उन्हें।
फिर मुझे क्या करा, 22 ने मर्डर कर दिया, पहले हाथ काटा फिर गर्दन काट दी, और गर्दन काट के अपने हाथ में लेके आ गया। तीसरे वाले की बात में वजन है, उसने बात को एग्जेजरेशन करके बताया, हाथ काट बड़ा चढ़ा के थोड़ा सा उसने बताया। एक ने बोला इसने effective, हत्या कर दी, नॉर्मल लगा, उसकी बात में नॉर्मल लगा। लगा। तो ये बातें ना जब हम कोर्ट में खड़े होकर बोलते हैं तो शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। राइट, शब्दों के चयन में गड़बड़ अगर हो गई, वजन आता है बातों में। अब वहां किसने बोला, एक बंदा वकील साहब बोलते हैं कि माय लॉर्ड्स ये एक हीनियस क्राइम है। अब वकील साहब को हीनियस और सीरियस से फर्क ही नहीं पता। हाँ, ऐसे वकील होते हैं। नहीं देखो, मैं वकील फेटर्निटी को गलत नहीं बोल सकता, बट नॉलेज के हिसाब से बनता है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने काला कोट पहना, हम सारे वकील, शब्दों की बात कर रहे हैं आप, हमने काला कोट पहना, हम सारे वकील। जी जी जी। बट अब कोर्ट में किसकी कितनी प्रैक्टिस है डिपेंड करता है ना। वही चीज आपने अभी कहा कि वजन आता है आपकी एग्जैक्टली अनुभव से आता है। जितना आपको अनुभव होगा उतनी ज्यादा आप चीज अपनी बातों को, अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आपने 100-150 पॉडकास्ट किए होंगे, आपका बैठने का लहजा, बात करने का लहजा, पेपर को देखने का लहजा, अब मैं बैठा हूं, कोई किताब थोड़ी है मेरे पास, बिल्कुल अनुभव बोल रहा है, अनुभव बोल रहा है सारा ये। और अनुभव क्या होता है मैडम, कि अनुभव कभी 2 4 5 10 केस लड़ने से नहीं होता, ये तो सैकड़ों हजारों केसों में कोर्ट में अपीयरेंस देने के बाद आता है। जी। आप जब सुप्रीम कोर्ट खड़े होते हो ना, देखो ऐसा होता है कि हम जब किससे बात करने आते हैं, मान लीजिए एक लाइन लगी है 100 लोगों की, एक कोई आदमी गया और वो 4.5 फीट का है, पतला सा है, तो उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं बोलेगा, नहीं बोलता कॉन्फिडेंस, वो लाइन में खड़ा हो जाएगा। एक बंदा है 7 फीट का लंबा चौड़ा है वो, और ठीक ठाक गोल्ड का मोटा कड़ा पहना हुआ, चेन पहनी हुई है, वो सबसे आगे खड़ा हो जाएगा, और पीछे का 5 बंदे बोलेंगे भी नहीं, ओके ठीक है भाई साहब आप ही खड़े हो जाओ। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। कई बार तो कदकाठी भी काम करती है सर, होता है, कई बार कदकाठी भी काम करती है, होता है। जब स्कूल में पहले टीचर बच्चों सबसे ही तो पूछता है, आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं। मैडम ये समाज है, और समाज ऐसी चीज है कि वो बोलते ना कि बहुत अच्छे लोग बोलते हैं कि हम गिफ्ट भी उसको देने जाते हैं जिसको गिफ्ट की कदर ही नहीं होती, जिसको कदर है उसको गिफ्ट नहीं देते। दिवाली पर मिठाइयां उसको बांटने जाते हैं जिससे उसकी कदर नहीं, 5 लोग और बैठे हैं बाहर, उसी मिठाई का डब्बा, वही मिठाई का डब्बा हम अपनी काम वाली को दें, 5 बार सलाम करेगी और दुआएं भी देगी, नहीं करेंगे वैसा, समझ रहे हो। हम वही रिक्शे वाले को दें, बाहर कोई मांगने आ रहा है उसको जाके दे दें, बड़ा इजी है, सोचने का बस तरीका अपना अपना है इंसान का, और कुछ नहीं है। तो सर आपके हिसाब से ऐसे जैसे हम महिलाओं को तो बोलते हैं कि घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, क्या पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं और लगभग रोज होते हैं तो बट हम उसको हवा में उड़ा देते हैं। तो सर लेकिन हम उसको मजाक में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं, मतलब अब तो बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत ओपनली केसेस आते हैं जिसमें वाइफ भी हस्बैंड को मार रही होती है, या हस्बैंड बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड है, लेकिन एक रिश्ते में बनकर वो नहीं चाहते कि वही फैमिली खराब हो। बेटा जी, बाप और भाई जी, और भी कुछ रिलेशन हो सकते हैं, ये एक जिम्मेदारी का नाम है जी, ये कंप्लेंट का नाम नहीं है जी जी जी। और जो कंप्लेंट करते हैं मतलब वो उसकी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे हैं। हम सब ड्रामा करने आए हैं, सबकी एक ड्यूटी है, जैसे ही उस ड्यूटी को थोड़ा सा हम लेफ्ट राइट करते हैं, ऊपर वाले की रचित इस संसार में कोई भी चीज को लेफ्ट राइट करोगे वो हानिकारक होगा ही। तो मेरी ड्यूटी है काम करना, पैसा कमाना, घर लेके जाना, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को अगर जो हो सके अच्छी लाइफ देना, उनकी पूरी ख्वाहिशों को पूरा करना, ये मेरी ड्यूटी है जी, ड्यूटी है जी। मेरी वाइफ की ड्यूटी, देखो ड्यूटी नहीं बोल सकता क्योंकि आजकल लेडीज बहुत एडवांस हो चुके हैं, ड्यूटी बोलता ऑफेंड हो जाएंगी जी जी, ड्यूटी नहीं, कर्तव्य बोलो तो ऑफेंड हो जाएंगे तो बात उसकी नहीं है, मेरी सोच बोलती है। एक माँ का, बहन का या उनके भाभी का, इन सब का काम क्या, घर परिवार को संजो के चलना, साथ लेके चलना, कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑर्डिनेशन चलना। हस्बैंड वाइफ की शादी होगी ना, अब हस्बैंड की ड्यूटी बनती है मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं उसका मेन गार्जियन हूं, मैं ही देखूंगा, बाद में जाएगी वो आपके पास, मैं आपके पास तब जाएगी जब परेशान करूंगा। और वाइफ की ड्यूटी क्या बनती है कि मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रखूं, घर पे आए तो कम से कम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, जो भी घर चलाना है मैं घर चलाऊं, ठीक। अगर वो वर्किंग नहीं है, वर्किंग है तो अपना काम तुम भी करो। अब ये तार हिलते कब है, जब हस्बैंड अपने आप को बादशाह समझता है जी, कि यहाँ का तो मैं ही खुर्रम हूँ सबसे बड़ा, तो तू कौन, हाथ 2 पैक लगाना है, गाली वाली बकना है उसको, उसके माँ बाप को टोन करते हैं बार बार, वो काम नहीं करती उसको बोलना है, कमाने के लिए प्रेशर करना है, कुछ भी हो, यहाँ से बात शुरू होती है। लड़की बात शुरू कहाँ से होती है, डिमांडिंग करना कि मेरी फ्रेंड तो वहाँ गई थी, आप स्विट्जरलैंड मेरे को लेकर जा रहे, गोवा लेकर नहीं जा रहे मुझे, बॉम्बे लेकर नहीं जा रहे मुझे, आपने मुझे ड्रेस नहीं दिलाई, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे हैं, तुम्हारा तो भाई भी ऐसा है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। उसके बाद सीधा जाओ फैमिली कोर्ट, वहां पर जो भीड़ लगी है ना, उस भीड़ का हिस्सा आप भी हो,
खड़े हो जाओ लाइन में। अब 5 साल केस चलेगा, आपका घर बार कुछ नहीं, जी और जो लड़का था उसका भी घर बार कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तुम इस बढ़िया संसार में जिंदगी अच्छी गुजार सकते थे, जी पर आज उस लाइन में खड़े हो गए जिसका कोई एंड नहीं है। एंड नहीं। मैं सबको नहीं बोलता, कुछ लोग सच में परेशान हैं, सच में, पर सब नहीं है मैडम। ईगो की लड़ाई है ये, ईगो बाहर निकाल के रख दो। मेरी वाइफ में 2 बात बोलती है, मैं तो ओके थैंक यू चला जाता हूँ काम करने। सर वो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, फिर तो सॉल्व प्रॉब्लम ही होगी ना। नहीं अब 2 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं तो मेरे कोऑर्डिनेशन 2 बेटे हैं। अगर घर से लड़ाई करके निकलता हूँ ना, मेरा बेटा फोन कर देता है दोपहर मुझे, जैसे ही वो स्कूल से वापस आया फोन करता है, पापा लंच किया, खत्म होगी ना बात। मैं उसको बोलता तेरे मम्मी लंच भेजा ही नहीं। मतलब आप स्ट्रेच नहीं करते हैं चीजों को, नहीं, तो करना ही नहीं वही है। सबके साथ होना चाहिए। मैडम करना ही नहीं है। फैमिली में जब इंसान समझदारी का नाम डिग्रियां लेना नहीं होता है। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बादाम खाने से अकल आती तो लोग बाहर धक्के नहीं खाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सच में अकल बाहर धक्के खाने से आती है। अनुभव ही से मिलता है। अनुभव ही सिखाता है आपको। अब अनुभव देखो, एक इंसान, एक बहुत बढ़िया एक आदमी से पूछा गया कि इंसान अच्छा और बुरा कैसे बनता है। दूसरे ने जवाब दिया कि वो अपनी सराउंडिंग का प्रोडक्ट होता है, आसपास के माहौल का। राइट। अगर उसके घर में बाप ने माँ की इज्जत नहीं की थी, बड़े भाई ने भाभी की इज्जत नहीं की थी, तो वो भी शायद वर्ड यूज किया, इज्जत नहीं करेगा। वो देखेगा वही सीखेगा। एक लड़की घर से आई, उसकी माँ ने उसके बाप की कभी इज्जत नहीं की। घर में एक दूसरी बहन थी, उसने डिवोर्स ले लिया, कैसे लड़के पैसा मिल गया उसको, अच्छा, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग में वो चिंगारी सुलग रही होगी, रहेगी 100%। मेरा कहना सिर्फ मैडम ये है कि लोगों को ना अपने ईगो साइड रखना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी के फालतू में धक्के नहीं खाने हैं, अल्टीमेटली दुख रियल तरीके से 2 चीज लेके आती हैं, कोर्ट कचहरी और आपकी सीधा हॉस्पिटल। ये 2 चीजें मेन है, जहां आपकी जेब फट जाती है। अब पैसा डालते जाओ निकलता जाएगा, डालते जाओ निकलता जाएगा। सर बड़ा अजीब लग रहा है कि वकील साहब एक हिदायत दे रहे हैं कि आप हिसाब से रहिए और फैमिली को संभाल कर रखिए। घर भी जाते हैं लोग केस लड़ने में। सर एक हमने अभी देखा था, अभी बरेली का ही शायद एक केस था, तो एक सज्जन किसी पार्टी में गए होंगे, तो लगभग खाने का बिल 40 लाख समथिंग कुछ था। उन्होंने एक वीडियो बनाया कि देखो मैं इतनी शानदार पार्टी में आया हूँ और मैंने इतना तरीके के व्यंजन डाले हुए हैं, बढ़िया शानदार तरीके का, इन्होंने वेलकम एंड ऑल दैट, लेकिन क्या गारंटी है कि ये 40 लाख इन्होंने खर्च किए हैं 3 घंटे के खाने पर, और क्या गारंटी है कि ये शादी 3 दिन भी टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी? वो गारंटी कौन लेगा? मैम पता है, पूरी भगवत गीता को पढ़ने के बाद उसका एक जेस्ट निकलता है मेरे हिसाब से जी। मैंने पढ़ी है, मैं कई बार, मेरे ऑफिस में पूरा दिन भगवत गीता चलती है, पूरा दिन। अच्छा। उस टीवी पे कुछ नहीं चलता, इंस्ट्रक्शन से भगवत गीता चलेगी और सुनो, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू का जो ये महाग्रंथ हमारा जो है वो सब कुछ लिखा है। उसमें एक बात बोली है, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये मेरा कर्म है। मेरे बेटे ने बोला कि पापा मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अभी मेरे बेटे की खुशी इस चीज में है कि मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूं, तो मैं समाज को नहीं देखूंगा, पैसा मैंने कमाया है जी, तो मैं चाहे उस पैसे में आग लगाऊं, बेटे की खुशी देखूं। अब कोई बोले कि नहीं तुमने जाके 10 लाख की जाके पार्टी कर दी, 10 लाख गरीबों को खिला, क्यों खिलाऊं गरीबों को मैं? जब जेब में पैसा नहीं था, गरीब देने के लिए आए थे मुझे, या तुम जैसा कोई नॉलेज देने वाला देने के लिए आया था मुझे? अपनी लड़ाई इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इस सृष्टि में ना भगवान ने सब चीज सोच समझ के बनाई है जी। आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते एक चीज को। अब देखो सबसे ज्यादा लेट इंसानी ही बच्चा होता है जो चलना सीखता है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू कर देता है, शेर खा जाएगा उसे। आप क्या समझते हो कि यहाँ पर क्या है ना कि वो हर इंसान ज्ञान बांट रहा है जो कुछ नहीं पता, हर वो इंसान ज्ञान बांट रहा है और लोग ले भी रहे हैं ज्ञान, नहीं ले रहे। देखो मैम पता है क्या हो कि हमारे देश में इन्फ्लुएंस करना किसी को बड़ा आसान है। वही मैंने बोला, सब ज्ञान ले इन्फ्लुएंस करना आसान क्यों है? या तो आपने बहुत बुद्धि ले ली हो, बहुत ज्ञान आपको आ गया ना, आपको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। नॉलेज होनी चाहिए, आप सच और गलत दोनों में भेद कर लेते हो। राइट। जब एक बकरी को बार बार चारा मिल रहा होता है ना, तो बकरी सोचती है मैं कितनी आलीशान जिंदगी जी रही हूं। उसको ये नहीं पता कटना तुझे ही है, वो खिला भी तुझे, खुद खाने के लिए रहा है। राइट। तो ये चीज नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। और आपको जब ऊंची उड़ाइयां उड़नी है ना, तो आपको उन दरख्तों को काटना पड़ेगा जहां बैठ के कंफर्ट फील करते हो आप। सर जैसे लिव इन का आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आप देखिए मतलब आजकल के युवक युवतियां बड़े सालों साल लिव इन में रहते हैं।
मनमुटाव होता है, फिर केसेस कर देते हैं कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया या फिर मेरे को टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, फिजिकल टॉर्चर किया। जब वो एक रिलेशन में होते हैं तब वो एक दूसरे के लिए मरने पिटने के लिए तैयार है, गिफ्ट एंड ऑल दैट। और जब उनकी नहीं बन रही होती है तो वो सीधा कानून के पास जाते हैं और फिर FIR कराते हैं। तो ऐसे केसेस में जनरली बॉयज़ ही क्यों फंसते हैं, फिर फीमेल को क्यों नहीं? क्योंकि दोनों की सहमति के साथ आप लिव इन में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो होता मैं आई एम नॉट Consent टॉक, हाँ matters. सभी उनके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा आता है कि लड़कियां लड़कों पर डाल देती हैं केसेस और लड़के ज़्यादातर उसमें फंस जाते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन ये है कि जब दोनों की सहमति से होता है रहना लिव इन में, तो फिर एक के ऊपर ही सारे एलिगेशंस मैम सवाल ये आता है कि माइनस और प्लस में से, या मैं बोलूँ फीमेल और मेल में से वल्नरेबल कौन है? फीमेल। आपके 2 बच्चे होंगे ना, जो कमजोर होगा बाप का ज्यादा प्यार उस पे होगा, बाप का। हाँ। माँ का शायद, माँ के दोनों बराबर है, पर बाप भेद कर लेता है। वो बाप ये देखता है कि मेरी जरूरत किसको ज्यादा है। उसी तरह समाज ने कानून बनाया स्त्री को देखते हुए कि फीमेल वल्नरेबल है, कमजोर नहीं वर्ड बोल सकता, कमजोर तो स्त्री हमारे देश में है ही नहीं, पर उसको जरूरत है। उसको देखते हुए कानून बनाए गए। और मैम जब एक पक्ष को देखोगे तो दूसरे पक्ष को देखना इंसान को बंद करना पड़ता है। आप अपनी 2 आंखों से 2 डायरेक्शन में नहीं देख सकते, एक बार में एक को ही देख पाओगे। तो जब कानून बने, तो अब जब कानून तो बन गए, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कानून बदलता गया। कंसेंट का दिखा दिया, कंसेंट आगे तो रेप ही नहीं है, कंसेंट इज नॉट अ रेप। राइट। पॉक्सो में उल्टा है, कंसेंट चलेगा नहीं, पर यहां चलेगा। लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं तो पहले ये भी देखते हैं कि उसने तेरे से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया कब, पहली बार इंटरकोर्स सेक्सुअल रिलेशन बनने के बाद किया या उससे पहले किया, ये देखना पड़ता है। कोर्ट कचहरी मैडम, इसीलिए पहले कुछ और जमाना था, आज का जमाना थोड़ा अलग हो चुका है। बेल बहुत जल्दी मिल जाती है ऐसे मामलों में। रेप केस किसी में लगाता है ना कोई, लड़की बेचारी घूमती रह जाती है, उस सामने वाले बेल मिल जाती है। आप देखो आर्टिकल 21 आपके पास है तो मेरे पास भी तो है, लाइफ एंड लिबर्टी। आपको जिंदगी भरपूर इज्जत से जीने का अधिकार है, तो क्या मुझे नहीं है क्या? राइट, दोनों को है। दोनों को है। पर आज भी हमारे इस देश में, खास करके मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी समझदार आदमी किसी भी नारी को, किसी भी लेडीज को इज्जत की निगाह से ही देखता है, अगर वो सही है, अच्छे घर परिवार का है। फालतू लोग तो घूम ही रहे ना मैडम। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड। अब कई लोग मैंने ऐसे भी देखे अपनी लाइफ में जो मेरे सर्कल में है, किसी के ना पहनावे से आप उसको जज मत करो, नहीं करना चाहिए मैडम। प्रोस्टिट्यूशन जो लेडीज करती हैं, जो लड़कियां करती हैं ना, वो भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके चलती हैं। वो कहती है मेरी बिना कंसेंट के नहीं। एग्रीड। बेशक वो प्रोस्टिट्यूट है, पैसे लेके काम करवाती है, उसके बावजूद वो कहती है वो मेरी कंसेंट के बिना नहीं। तो जब वो आप क्या उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लेते हो? ऐसे नहीं होता। तो मैरिटल रेप के जो मामले आते हैं वो क्यों आते हैं सामने? लेडीज बोलती है नहीं, आई एम नॉट रेडी और आई एम नॉट विलिंग, मतलब मैं नहीं चाहती अपने साथ में कोई भी रिलेशन बनाना। फिर वो मैरिटल रेप वाला मामला सामने आता है। ओके। अब ये तो सामने चीजें हैं, देखो। मगर इस केस में सर अगर उल्टा ही हो तो, आई मीन क्या कई बार फीमेल ज्यादा मतलब होता है बिल्कुल होता है। आपने ऐसी ऐसी पिटीशन भी देखी होंगी, डिवोर्स इसलिए पिटीशन फाइल की जाती है कि लेडीज बोलती है कि ये जो जेंट्स है वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। देन व्हाट? ये एक मेल और फीमेल दोनों को, स्त्री और अर्धनारीश्वर हमारे, हम तो पूजा करते हैं उसमें, तो दोनों का सेम रोल दिखाया और दोनों को ये सेम चीजें दी कि भाई दोनों के पास है। अगर ये चीजें नहीं हो तो जनरेशन नहीं होगी, आगे जो सृष्टि चलती रहे वो खत्म हो जाएगी और रुक जाएगी। तो इन चीजों मैडम ऐसा होता है, खास करके अपने देश में तो ये बात मानता हूं कि लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों में से कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहा होता है, कोई ना कोई कर रहा होता है। बिल्कुल दोनों में से। और इस कॉम्प्रोमाइज का नाम ही आपका घर परिवार है। घर परिवार है। जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो ना, तो आप ये समझ जाओ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो कि तूने ये नहीं किया पेनल्टी लगाऊंगा। राइट। आपको घर चलाना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। राइट। जब एक बाप सब कुछ देकर बेटी को भेजता है ना, तो बाप का दिल भी यही बोलता है, बेशक बाप कितना ही ज्यादा डेंजर हो, कितनी बड़ी पोजीशन पे हो, बेटे क्या बोलता है, बेटा थोड़ा बहुत देख ले, हाँ, संभाल कर रखना, थोड़ा देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। पर बच्चे पढ़ लिख लेते हैं। देखो पढ़ाई का नाम बगावत है, सिंपल सी बात है। पढ़ाई का मतलब बगावत। आपने नॉलेज आ गई तो आप बगावत करोगे, उस बगावत के लिए रेडी रहो, या तो बच्चों को पढ़ाओ मत। आज की डेट में हर बच्चे के पास तो फोन है, उससे सवाल पूछो एक जवाब देगा दो। राइट। अब क्या लगता है, पहले के जमाने में जब हम बोलते थे नहीं सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, हमारी जनरेशन बोलते नहीं होना चाहिए,
मतलब हमारे पेरेंट्स बोलते थे, है ना, हमारे लिए बोलते थे कि पढ़े लिखे लोग होना चाहिए, बच्चे को बताओ क्या सही और क्या गलत। हालांकि साइंस में पढ़ाया जाता है सब कुछ, जी जी, फिर बट भी लिहाज, जब वो हाँ, चैप्टर हाँ, आता है तो लड़के लड़के शर्मा रहे होते हैं। क्यों? वो कोएड स्कूल के नहीं है, हाँ, वो हमारे घर वो का, दोनों अलग अलग स्कूल के हाँ, हैं। हाँ, हाँ, एक सिर्फ गर्ल्स बॉय से पढ़ते हैं, एक सिर्फ गर्ल्स से पढ़ते हैं, तो गर्ल्स से पढ़ते पढ़ाने वाला भी आधी बातें गायब कर देता है उसके अंदर से, राइट, होता है ना ऐसा। राइट, तो मैडम ऐसा होता है कि आप अगर किसी को एजुकेशन दे रहे हो, सवाल तो पूछेगा वो। हम्म, वकील ही सवाल क्यों पूछता है? वकील ही पुलिस वालों से क्यों लड़ता है? वकील ही प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आरटीआई क्यों लगा रहा होता है? वकील ही समाज का ठेकेदार क्यों बन जाता है? जी, वो उन बातों को पढ़कर आया है जिससे आप लोग डरते हो। डरते हैं, हम उन जगहों पर सीना ठोककर कोर्ट को ठीक करके अंदर घुस जाते हैं जहां आप शायद चुपचाप से भी नहीं घुसोगे। जेल जाते हैं हम लोग मिलने के लिए, जी, लोग लाइन लगा खड़े सुबह से, हम जेल जाते हैं, लाइसेंस दिखाते हैं, चीज भरते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, सीधा अंदर। जेल जाने में लोग कहते हैं नाम भी मत ले। हम अंदर जाकर बैठ के चाय पी के पानी पी के क्लाइंट से मिल के आते हैं। 5 मर्डर 6 मर्डर 10 मर्डर किए होते हैं सामने वाले ने, कोई डर रेप केस में। अरे डर कहाँ, डर तो उड़नचू हो गया हमारा। हम्म, डर नाम की चिड़िया बहुत पहले उड़ चुकी है। जी, इसीलिए वकील ना तो मरने डरता है, मारने की बात वो करता नहीं, क्योंकि वो मारेगा तो उस पर मर्डर केस लगेगा। वो सेल्फ डिफेंस जानता है, सेल्फ वो तुम्हें मारेगा तो सेल्फ डिफेंस का आड़ में मारेगा कि मेरे ऊपर कोई केस ना बने। हम लोगों को, हमें बोलते ना कि लोग बोलते हैं कि सांप का तो जहर तुझे झेलना आता नहीं और बिच्छू के बिल में तूने हाथ दे दिया। हम दोनों को जानते हैं। तो बात यही है, इसीलिए हम सामने वाले को समझाते हैं। जब हमसे कोई बंदा बड़े चौड़ाव के बात कर रहा होता है ना, जी, जी। और वकील साहब अभी तो आया हूं, मर्डर केस था मेरे पे, बेल पढ़ा लिखना ना, हम समझ जाते हैं गधा है, इसे नहीं पता कुछ भी। जी जी, हर कौवा मस्जिद में बैठ के सोचता है मैं ही मौलवी हूँ, मैं ही मौलवी हूँ, अजान होते उड़ जाता है, वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मारेगा बहुत। जी जी, इसीलिए आपने सुना होगा कि किसी वकील ने कोर्ट में खड़ा हो किसी आदमी को मारा, पिटाई कर दी। क्यों? वो उसकी ईगो के पंगे ले रहा होता है, पिन कर रहा होता है खामा खामे। अरे भाई, जब तू खड़ा है ना, शांत खड़ा रहे, हमें मत समझा कानून। तो नॉलेज अगर है अपने देश का ना, बड़ा ही सिंपल सा एक हमारे हिंदुस्तान का एक नियम रहा है। देखो हमारे देश में ना बहुत गलत एक बात सिखाई गई, सवाल ना पूछना गलत है। डरते हैं सवाल पूछने से? गलत नहीं, डरते नहीं, लोगों को नॉलेज नहीं है। और जिससे पूछते हो सवाल, आजकल तो मैडम पॉडकास्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु बैठते हैं, सवाल पूछो, सवाल पूछो। अरे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं सवाल पूछो। हमारे देश का कल्चर ही है, सवाल पूछो, पर पुक्की बाबा की तरह नहीं। वो बाबा सवाल कुछ और ही पूछ रहे होते हैं खड़े होकर। आप समझ गए मेरे इशारा किस साइड है। तो ऐसे नहीं, जब सवाल गलत पूछते हो तो बंदा ही बेवकूफ हो। एक बंदा नहीं मकीम खतरा है जान, कुछ भी बोलते रहो, वो भी हाँ करता रहेगा। एक वकील जो पढ़ा लिखा वकील है, समझदार वकील है, बहुत एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारी फालतू बात नहीं सुनेगा, बिल्कुल वो बाहर कर देगा तुम्हें। तर्क पर बात करेगा, तर्क की बात करेगा, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करेगा, सोच समझ के। चाणक्य ने बोला बेवकूफ के आगे समझदारी की बात, उस समझदार के आगे बेवकूफ की बात करना अपने आप में बेवकूफी की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ऐसे जैसे जो लोग जानबूझकर केसेस कर देते हैं, ईर्ष्या है, किसी चीज़ की लड़ाई कहीं और, फंसा दो, चलो हाँ, फंसा दो, चलो फंसा दो, और वो जीवन झूठा केस आरोप लगा दो। उस केसेस से कई ऐसे घर बर्बाद होते हैं मैडम, बहुत बर्बाद उजड़ गए घर, हमने देखे हैं बहुत सारे केस। किसी ने अभी आपके शायद गाजियाबाद का भी एक केस, बहुत पुराना केस था, दहेज को लेकर उन्होंने झूठी कहानी रची थी, पता लगा उनको अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करनी थी। ऐसे एक नहीं, हजारों केसेस आपके, ऑब्वियसली आप तो जानते ही होंगे, लेकिन ऐसे केसेस में जब पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं और लास्ट में वो निर्दोष निकलते हैं, तो वो जो पीरियड उन्होंने सहा होता है, उसको कैसे फिर वो लोग कंपनसेशन करते हैं? मैम इसीलिए बोलते हैं कि अपने देश के कानून में ना कुछ अलग अलग क्लॉज हैं। एक बोलता है किसी इंसान ने आप पर झूठा केस किया जी, झूठे केस की पनिशमेंट उसको मिलेगी, पर लड़ना पड़ेगा आपको। दूसरा, किसी इंसान ने झूठी गवाही कोर्ट में आके दी, झूठी गवाही के लिए सजा है, उस प्रोविजन में लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा आपको। बिना रोए बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। पर सर लड़ते हैं केस, लड़ते हैं जो समझदार। देखो मैं पता है यहाँ पर ना दो बातें आ जाती हैं। एक, मैं कुछ लोगों को या साइको बोलूं, या मैं उन लोगों को ये बोलूं कि वो गलत डायरेक्शन में पंगे ले रहे हैं, ये बोलूं। हुआ क्या था, एक बार की स्टोरी है, एक बच्चे को उसकी माँ खिचड़ी होती है ना, वो बना के प्लेट में देती है जी। तो बच्चा फटाफट से आता है, हाथ डालता है, बीच में हाथ जल जाता है। तो उसकी माँ कहती है उसकी, बेटा ऐसे खिचड़ी नहीं खाई जाती, पहले साइडों से खा, वो ठंडी हो गई होगी, ठीक, वो आराम से खाता है। वहीं देखकर एक आदमी बाहर खड़ा होता है जो कि भागा हुआ होता है सेना से, और उसकी सेना पूरी मर चुकी होती है और हारा हुआ होता है। तो वो समझ जाता है कि मैंने गलती ये करी कि मैंने सेना तो बनाई और सीधा जाके वो कूद गया, जबकि मुझे उसकी पहले जो पावर है उसको तोड़ना चाहिए, वो करना चाहिए साइड से। आप जब भी कभी जीवन में सीधा कूद जाओगे ना मैम, तो हारे बिना वापस नहीं आओगे।
हार तय है उसमें। हार तय है। प्लानिंग के साथ लड़ो, प्लानिंग के साथ। आप कोर्ट में तो पहुंच गए, आपने क्या बोला, अच्छा तुम्हें मुझे ऐसा बोलता कोर्ट में मिलते हैं, हस्बैंड को बोल दिया कोर्ट में मिलते हैं। अरे कोई भी एलिगेशन लगाते रहो, 5 साल केस लड़ने के बाद कुछ भी झुंझुना भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? एलिगेशन तो है ही नहीं, कोई एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन लगाने के लिए प्रूफ चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर? आप पर। आप तो हमें आके फीस दे रहे हो जी, आप हमारा टाइम बाय कर रहे हो। बाय तो नहीं कर सकते, आप रेंट पे ले रहे हो। रेंट पर ले रहे हो। ठीक है, आपने बोला वकील साहब वीरेंद्र जी आपको इस डेट पे कोर्ट में आना है। वीरेंद्र तो एक ही है, जी, या तो मैं यहाँ आऊंगा या फिर वहां जाऊंगा। राइट। मैं अपनी फीस ले ली और मुझे पता है जीतना नहीं है इसको। अच्छा, मुझे पता है जीतेगी नहीं है, मतलब वकीलों को पता होता है नहीं, पता होता है केस में लेते कुछ ही नहीं कि है। जीतेगी नहीं, पर हम उस केस को बोलते हैं कि मरे हुए इंसान में हम सांस डाल देते हैं, सांस डाल देते हैं। इन चीजों पे केस लड़े जाते हैं। पर पता होता है कि जीतने के चांस उतने हाई नहीं है, नहीं होते हैं, तभी वो केसेस लंबे होते केस तभी लंबे चलते हैं कि हम उसमें जान डाल रहे होते हैं। हैं। मैडम एक इंसान वेंटिलेटर पे पहुंच गया तो क्या वो इंसान जिंदा हो गया? नहीं, नहीं होते। सांस डाली गई है, अभी ट्रीटमेंट चलेगा। तो एक- आप जब केस लड़ रहे हो, मेरा मानना सिर्फ इतना सा है, आप जब केस कर रहे हो सिर्फ बोल देना कि बेटा चल तो कोर्ट में देख लूंगा। अरे कोर्ट में तो उसको नहीं, पहले खुद दिखेगा कोर्ट में पैसे देता हुआ। आसान नहीं है, बोलना आसान है, मतलब उसको लॉन्ग लाइफ। मनी गोज नथिंग गोज, गुडविल गोज समथिंग गोज, टाइम गोज मीन्स एवरीथिंग गोज। एवरीथिंग गोज। टाइम वापस नहीं आएगा। अभी जो हम ये 1-1.5 घंटा लगाएंगे पॉडकास्ट में, जी, मेरा ये वक्त वापस लाइफ में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। तो बेहतर है कि इस वक्त को ना मैं सही से यूटिलाइज करूं, जी, अपनी अच्छी जो मैं बोल सकता हूं अच्छे से उन बातों को बोलूं। जी, शायद किसी के लिए वैल्यूएबल होगी, किसी के लिए नहीं होगी। जी, एक फकीर के लिए गोल्ड का क्या क्या मोल? कोई मोल नहीं है। वो कहता है दुनिया, एक बहुत बढ़िया मैंने कोट सुना था, एक आदमी गया कोबरा मंदिर में खड़ा हुआ था कि भगवान मेरा एक काम करवा दे, 1 कुंटल लड्डू चढ़ाऊंगा। तो उस भगवान को चढ़ाने की बात कर जिसने तेरे को बनाया, जिसने दुनिया को बनाया, जी, जी, बिल्कुल, 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 तू उसको देने की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो बात सिर्फ वही होती है मैम कि अपने ईगो को अपनी थोड़ी साइड रखो। जी, केस भी लड़ने जा रहे हो, पहले केस के एविडेंस तैयार करो। जी, ऐसी कोर्ट में मत जाओ। मैं सभी को बोलता हूं, पूरी वकील होने तैयारी के के बावजूद साथ, बोलता हूं, बिल्कुल, बिल्कुल। हर केस जीता नहीं जाता, बिल्कुल। लड़ते दो हैं। इसीलिए वकील के पास 100% गारंटी जैसा कुछ होता ही नहीं। जी, अगर कोई वकील आपको गारंटी दे रहा है तो वो एडवोकेट एक्ट का वायलेशन है। वकील गारंटी नहीं दे सकता, लड़ेंगे 2 जीतेगा 1, जीतेगा एक। तो कैसे गारंटी दे सकते हो आप? तो पर वो दोनों ही वकील गारंटी देते होंगे अपने क्लाइंट को। देते हैं मैडम, दोनों देते हैं, दोनों देते तो है। दोनों कैसे- बोलते हैं आप मैं जितवा के कैसे- लाऊंगा, पर गलत है। तो आप मतलब कैसे आप जज Clear करेंगे बोलो इस आप। चीज को? आप कैसे जज करेंगे कि वकील साहब मैम obvious- देखो, हम तो फाइल देखो, पढ़ते हुए आए थे। मैं आपसे केस लड़ रही हूँ सर, हम्म। मैं चाहूंगी आप मुझे जिताएंगे। जी, ये दूसरे कोई सज्जन हम्म। मेरे जो अगेंस्ट हैं वो भी लड़ रहे हैं। 2 उनको पहलवान भी- लड़ते हैं मैडम, हाँ, किसी को बैट लगा सकते हो आप? एक को हारना है, एक को जीतना हारना है ना, तय बात बट आप उसको उसकी कदकाठी देख के बैट लगा देते तय हो। बात है। ये 7 फुट का, ये 5 फुट का, हम्म। ये जीतेगा, ये जीतना है ना? हाँ। हम बस देख के लगा रहे हैं कि भाई एविडेंसेस ये बोलते हैं, हाँ। स्टोरी ये बोलती है, तू जीत जाएगा इससे केस। आपको अंदाजा लग उससे हमें जाता है, अंदाजा लगता है अंदाजा लग जाता कि है। स्टोरी ये बोल रही है और तू जी। केस जीत सकता है। जी, जी, हर एक केस को जीतने के लिए लड़ना चाहिए, बट हर केस को आप जीत ही जाओ गारंटी नहीं है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। हारते भी हैं केस। हारते भी हैं, हारते भी अरे मैडम कोई बड़े धुरंधर हो, पूरी जिंदगी उसे जीतेगा नहीं, हार भी जी, जी। सकता सर मेरा सवाल आपसे एक ये है कि आजकल परिवार बहुत टूट रहे हैं। मतलब आपने जो भी देखा होगा कि जब शादियां होती हैं तो इतने तरीके से रिश्तेदार आते हैं, हल्दी मेहंदी ये सब चीज़ें बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन शादियां 3 या 4 दिन, 4 महीने, 4 साल तक टिकती हैं और उसके बाद टूट जाती हैं। फिर वो पता चलता है कि अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, महिला थाने, ये एलिगेशन वो एलिगेशन। तो पारिवारिक विवादों में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के भी हाथ होते हैं, मतलब भूमिकाएं होती हैं, ऐसा मतलब बहुत सारी सोशल मीडिया पर रील्स भी चल रही हैं आजकल, तो ये ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऐसे केसेस में? मैम इसमें ना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जो भी आपकी ज्वेलरी होती है, जी। जो भी आपकी बेशकीमती चीज होती है, जी, क्या उसको आप बाहर चौड़े में रखते हो? बिल्कुल नहीं, तिजोरी में रखते हो ना, बिल्कुल संभाल के रखते हो। संभाल कर रखते हैं। उसी तरह से रिलेशन होता है एक हस्बैंड वाइफ का, ये एक हाँ, परिवार का रिलेशन होता परिवार है। का रिलेशन। तो आप जब अपनी बातों को सामने वाले डिस्कस करते हो ना, तो वो उसके मजे ले रहा होता है, वो आपकी तरह से हाँ हाँ कर रहा होता है। जी, आपको लगता है कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हूँ। जी, आप बोझ हल्का नहीं कर रहे, आप उस गधे की तरह हो। गधे का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक गधा था, उसका एक मालिक था, वो रोजाना उसके अंदर बूरा या चीनी भर, बूरा जानते हो ना आप, जी, जी, वो जो चीनी को जो चीनी पीस को बनाए पीस, थे, हाँ, उसको भरकर रोजाना वो जाके बाजारे बेचा करता था। जी, तो रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी,
जी गधा जाया करता था और रोज आने जाके उसमें बैठ जाया करता था। जब उठता तो चीनी या बुरा थोड़ा सा निकल जाए, आधा हो जाया करता था वेट, जी तो चलने में उसको आसानी हुआ करती, डेली चल जाए। वो सोचता था मुझे तो सब हल्का, कुछ ठीक है भाई, जी मेरे लिए वजन हल्का हो जाता है। इजी हो रहा है। रोज जाता हूँ, वो कहता लेके जाता हूँ 50 किलो, वहां जाके बेचता हूँ 30 किलो, जी ये 20 किलो का जाता है रोजाना। जी उसको समझ आ गया मेरा गधा गड़बड़ कर रहा है। जी उसने कहा ठीक है अगली बार चलते हैं। अगली बार उसने उसके दोनों साइड में पूरी रुई भर दी। जी रुई भरने के बाद में उसका पहले से ही वेट कम था। जी गधे ने कहा यार वेट तो और कम है, चल और कम कर लेता हूँ। नदी गया आगे बैठ गया, और कम कर दिया। नहीं रुई में पानी भर गया, अब उसका वेट 5 टाइम्स हो गया। अच्छा बढ़ गया। बढ़ेगा ना उसका बढ़ गया, वेट, जी, जी। 5 टाइम्स हो गया। अब जी। उस गधे के लिए चलना बहुत भारी हो गया जी और वो बाजार तक भी नहीं पहुंच पाया। जी ये सब उन लोगों के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो लोग अपने घरों की बातें दूसरों के साथ शेयर करते शेयर हैं। करते हैं। एब्सोल्युटली जब आप शेयर करते हो ना, Absolutely. अपनी प्रीशियस चीज को जी। छुपा के रखा जाता है, रखा जाता है। चौड़े में दिखा के नहीं बोला जाता देख 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 मेरे हार में यार ये टाका का कमी है, तो सामने क्या बोले और खरीद ले सस्ता हाँ, हार। तो यही कारण है सर रिश्तेदार फिर इन्वॉल्व होते हैं। आप और नहीं, देखिए मैम ऐसा होता है कि आपसे बढ़िया एडवाइजर खुद का कोई हो नहीं नहीं हो सकता, सकता। और आप एडवाइस उनसे ले रहे होते हो जी जिनको खुद को नहीं पता करना क्या है। जी जी जी। और सर परिवार में मैडम, सबके विवाद होते हैं। एक बड़ा ही वियर्ड से एग्जांपल है कि घर का दादा क्या हर एडवाइस में सही एडवाइस दे पाएगा आपको नहीं, हर एक मुद्दे पे? बिल्कुल नहीं सर। अब मैं पहुंच जाऊं Possible दादा के पास में, बोलता दादा वहां पे एक मर्डर केस हुआ था, एफएसएल रिपोर्ट गई उसमें नेगेटिव आ गया, अब क्या करूं? वो क्या एफएसएल क्या होता है? राइट। अब मैं बोलता हूं कि भाई मम्मी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, दादा मैं करूं कि नहीं करूं? वहां वो एडवाइस दे देगा, हाँ एडवाइस ऐसे कर लो। फैमिली मैडम हर एक एडवाइस ना तो हर इंसान दे सकता है जी। और ना हर एडवाइस सबसे पूछी जा सकती है। पूछी जा सकती है। तो ये बड़ा ही अजीब सा एक सवाल है जिसमें हम बोले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है और क्या नहीं है किसी को मत बताओ। जी तूने मुझे कल बात गलत बोली, ओके तो भी सॉरी। हस्बैंड तो हाँ में भी सॉरी, ना में भी सॉरी। सर ये मेरे ख्याल से जब ये दो लोगों के बीच में जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है या आपसी मतलब इनके विचार नहीं मिल मैम पाते, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब दोनों बैठ के बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे और ये मुद्दे को लगता है कि हम इसको बताकर हम और अपने हर parents को लेडीज की बताकर हर वाइफ की एक ही हाँ। कंप्लेन है अपने हस्बैंड से, तुम बैठ के बात नहीं करते। बात नहीं करते हो। हर एक की है, सबकी। आप अकेले या फिर मेरी वाइफ अकेली नहीं है, वो ये सबकी है कि तुम यार बैठ के बात नहीं कॉमन करते। इश्यूज हैं ये सब। अरे यार बैठ के बात की बात नहीं। देखो मालूम है क्या जी, होता है, देखो दो लोग बैठे हैं, दोनों की सोच कभी नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक आदमी के लिए कुछ अच्छा, एक आदमी जी, कुछ अच्छा। जी जैसे कि मुझे खाने में मतलब चटर मटर चीज ज्यादा पसंद है मुझे, जी मेरी वाइफ को कहीं भी जाना है उसको सेम वो रोटी खानी है दाल खानी है। मुझे समझ नहीं आता यार ये आप बाहर आके भी तुम यही खाते हो। तो बट आप बाहर हम गेड़ी मार रहे हैं, मेरी गाड़ी में घूम रहे हैं तो भी उसको वही खाना है। जी तो एक इंसान का टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है। या तो मैं उसके टेस्ट के साथ ढाल लूं बिल्कुल बिल्कुल या वो मुझे ढाल ले, वो कलेश ही नहीं होंगे। एक वक्त के बाद दोनों ढल जाते हैं। जी 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 देखो मेरा एक ना सभी के लिए एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, जी हस्बैंड वाइफ है ना, जितना जल्दी हो सके एक बच्चा होना चाहिए। जी। अच्छा ये बच्चा दोनों के बीच में कड़ी बन जाता है। कड़ी बन जाता है। अब ना बाप छोड़ेगा ना वो माँ छोड़ेगी। हाँ वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। मेरा कि एक family दोस्त को। है, मेरा जी, एक दोस्त है, मैं नाम भी बोलता हूँ, मनीष नाम है उसका। वो शायद वो पॉडकास्ट हालांकि देखता नहीं, वो अच्छा खासा एक पढ़ा लिखा आदमी है, मेडिकल लाइन में बहुत बड़ी पोस्ट पे है। उसका केस चल रहा है उसकी वाइफ के साथ में। वो मेरे पास आया, भाई मैं क्या करूँ? मैंने कहा यार देख मेरी एडवाइस ये है, तेरी फैमिली का मामला है, मैं वकील हूँ, मैं वकील की तरह केस नहीं लड़ूंगा तेरा, मैं एक फैमिली तरह केस लड़ता हूँ। जी और मेरी एडवाइस है वक्त दे। कह रहा वक्त अच्छा। कैसे दूं? मैं कहा देख तेरे वक्त लगेगा, साल 2 साल 3 साल 5 साल मुझे नहीं पता, पर मुझे मेरी गट फीलिंग बोलती है वो वापस आएगी, क्योंकि तेरा बच्चा उसके पास है, वो उसका भी बच्चा है, जी उसको भी तो बाप का नाम चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। या तो उसका कोई पर्सनल कुछ और रिलेशन तो एक बात अलग है, वो तेरे को छोड़ देगी फिर। वो अलग बात और नहीं है ना तो आपके मैं पास गारंटी वापस देता हूँ वापस आएगी, वापस आएंगे। क्योंकि वो बहुत अच्छा कमाती है, तू बहुत अच्छा कमाता है। जी तो दोनों के बीच में फाइट कुछ नहीं है। अरे एक घर ले ले 3 बेडरूम है। देखो हर एक आजकल की ना सभी लड़कियों को इशू है कि तेरी माँ हमारे साथ नहीं रहनी चाहिए, वो कॉमन इशू कॉमन इशू हो गया। कॉमन इशू। मैं कहा तू ये घर ले ले, 3 बेडरूम का ले ले, जी 1 बेडरूम तेरी वाइफ का, 1 बेडरूम तेरा, 1 तेरे बच्चे का, खत्म। तू वाइफ से कम बात कर, वो तेरे कम बात करे, रहो तो एक साथ एक साथ शुरुआत यहाँ से कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो चलता रहा, साल 1.5 साल गुजरा, वो बार बार बोलता भाई कुछ होगा, भाई कुछ होगा। मैं रोज बोलता देख तू मेरी बात भरोसा रख, होगा। मेरी गट फीलिंग बोलती, मैं कोर्ट जाता केस लड़ता, पर मैं गलत वर्ड यूज कोर्ट में कोई नहीं करता था। जी वक्त गुजरा, आज लगभग 3 साल लड़ाई बेचारे, फाइट 2.5-3 साल लड़ी, आज पैचअप हो गया, अच्छा साथ रह रहे हैं दोनों। पैचअप हो गया, दोनों साथ रह रहे हैं, जी बहुत खुश है सो वो नाइस। वो बहुत खुश है। अगर मैं वकील की तरह लड़ता हाँ। तो पैचअप नहीं होता कभी, नहीं हो पाता। आप इसको केस को और लंबा ढालते, नहीं डिवोर्स होता, लंबा भी होता, कोर्ट में मैं भी कुछ Divorce भी बैड होता। वर्ड यूज करता Obviously। जो उसको बुरा लगता। अगेंस्ट जाते दूसरे मैम पता है क्या होता है, इसीलिए मैं सबको मना करता हूँ, जब हस्बैंड वाइफ का मसला हो ना तो बीच में तीसरे को मामा मन के नहीं बैठना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए।
इन दोनों कमरे बंद करो, लड़ लो जितना लड़ना है, नहीं बोलना चाहिए, वही सबसे बड़ी एंड यही निकलेगा, एंड यही निकलेगा, दोनों में से किसी कॉम्प्रोमाइज करेगा। हम्म, अब एक का हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा दिन में सोती है, जी, अब दोनों को करना पड़ेगा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट। वही प्रॉब्लम है सर, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते मैडम आपस में। नहीं, एडजस्टमेंट होती है, हम्म, फैमिली क्या सिखा रही है और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कितना आपके परिवार के बीच में है, बीच में है। ये तय करती है उस चीज को, और आप कितना उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं। पॉइंट। पॉइंट देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, डिग्रियों से एजुकेशन नहीं मिलती, जी जी, अनुभव से। डिग्रियां तो सिर्फ आपकी फीस की रसीदें हैं, हम्म, अनुभव को साथ में धरातल पे लाना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे ही रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम को एक दिन में नहीं बन गया, राइट। एवरीथिंग टेक्स टाइम। एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए 20 साल दे रहे हो जी और अपने रिलेशन को आप 20 दिन नहीं दे रहे हो, जी। कैसी बातें कर रहे हो यार। एक सर आजकल ना एक बड़ा एक 2-3 लोग बड़ी मैंने रील्स बहुत सारी देखी थी उनकी, वो ये कहते हैं कि पेरेंट्स भी आजकल बच्चों में थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। और आजकल जैसे आपको भी पता है प्रॉपर्टीज़ मतलब मुआवजे वगैरह जैसे मिल रहे हैं, तो हर घर में उसको ज़्यादा दिया। एक एक पेरेंट्स के ना मतलब एक 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो एक फेवरेट ज़रूर होता है, ये कॉमन बातें हैं। तो एक लाडला जिसे बोलते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है जब वो बड़े हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ पेरेंट्स करते भी हैं ऐसा कि एक को ज़्यादा फेवरेटिज्म होता है, और एक अगर वर्किंग है तो उसको वो शायद उसको इतना नहीं कर पाते, तो ये इश्यूज बहुत आ रहे हैं। और ये मतलब केसेस भी बहुत सारे इस नहीं, आप तरीके के आ रहे बिल्कुल हैं। सही बात बोल रहे हो, 100% सही बात बोल जी रहे हो। एक बाप ही दुनिया में वो चीज होती है, जी वो शक्ति है या उसकी वो सोच है, जी जो बाप हमेशा सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, जी, इस बिल्कुल दुनिया में कोई दूसरा तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसा। नहीं मिलेगा। बाप कहता है मेरा बेटा मुझसे आगे निकलना जी चाहिए। जी जी अब दूसरी बात मैं एग्री करता हूँ कि ये भेदभाव करते हैं, जी मैं भी करता हूँ, मेरे 2 बेटे अच्छा। हैं, छोटे वाले की तरफ मेरा लगाव बहुत ज्यादा है, जी। बहुत ही ज्यादा है, जी। बड़े वाले से लगाव बहुत है। हम्म, ये लगाव नहीं है, हम्म, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है, मेरा बड़ा बेटा बड़ा हो चुका है, जी उसको अब मेरे बार बार सहारे की जरूरत नहीं है, जी, बस छोटे वाले को अभी मेरे सहारे की जरूरत है। जरूर सर। ये कुछ इस तरह से मैम काम करता है कि हाथी के बच्चे जब पकड़ते हैं ना, जी तो पकड़ते पैरों में जंजीर डालते हैं, जी और वो हाथी 20 साल 30 साल के बाद भी उसी जंजीर से बंध के वहीं खड़ा होता है। उसको लगता है जंजीर नहीं तोड़ पाऊंगा, ये जी बचपन में भी नहीं तोड़ पाया था। अब अगर हम बच्चे को बहुत ज्यादा पापा जी वाला बनाते हैं ना, जी जी हर बात पे पापा जी बताओ, पापा जी करो, जी। तो आप उस बच्चे को वो हाथी बना रहे हो। हाथी बड़ा तो होगा, जंजीर नहीं तोड़ेगा, जंजीर नहीं तोड़ पाते। बच्चे को छोड़ो। जी वो एक मूवी थी ना दंगल, उसमें बोलता है जी, कि गीता हर जगह तेरा बाप तेरे को बचाने के लिए साथ नहीं ही आएगा, खड़ा होगा। जी, आपको तैरना बच्चे खुद को होगा। छोड़ो, जी 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 बच्चे को छोड़ो, उसकी जी। फ्रेंड साथ छोड़ो, गली में खेलने दो उनको, बच्चों को जी, जी। चोट लगेगी वापस आएगा। जी। मेरा बेटा अक्सर आता है, जी। साइकिल चला चोट लगती है, रोता हुआ आता है, क्यों जानता है, मैं उसको देखूंगा, मैं पहले बोलता हूँ बेटा सबके होता है, मेरे बहुत बार हुआ है, जी तो उसको लगता है कॉमन है। जी अब पकड़ते बोल अरे मेरे बेटे चोट लग गई, डॉक्टर वाले भाग जाओ, तो अब वो पॉजिटिव, हर इंसान को ना अटेंशन चाहिए, जी थोड़ी चोट लगी पापा हर बात पे, जी बच्चे को फ्री छोड़ो। जी। अपनी वाइफ को जो लोग अपने पल्लू से बांध के घूमते हैं ना, हाँ, वही वाइफ बाद में उसको डिवोर्स देती है, वही 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 क्लैशेस होते वही हैं। वाइफ उसको डिवोर्स देती है। वही क्लैशेस होते हैं सर। और जो वाइफ पूरे दिन अपने पति के चक्कर लगी रहती है, वो पति पहले उसको डिवोर्स देता है या 12 अफेयर चला लेता है। अच्छा, ये दोनों सिचुएशन दोनों सिचुएशन है मैडम। ये लेकिन ये केयरिंग के पार्ट में नहीं आता सर। चीज की ज्यादा बरामद, जी, जी। चीज की ज्यादा मतलब अवेलेबिलिटी, टाइम उसकी वैल्यू खो देता है। परमानेंसी उसकी जो अवेलेबिलिटी है ना उस चीज की हाँ। ज्यादा होना, Right. उसकी वैल्यू खो देता है मैडम। वैल्यू खो देता है। गोल्ड का रेट ऊपर क्यों है, कम है, इसीलिए अब चीजें पीली तो दुनिया में और भी धातु बहुत सारी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो चीज दुनिया में जितनी कम होगी उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। राइट सर। आज आप कोई लाइफ में अपना ये सोच लो कि यार ये तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी एक्टर है, वो कल तुम्हारा फ्रेंड बन जाए, तो हम एक्ट्रेस छोड़ो, पहले हम बोलते हैं आप, फिर हम बोलते हैं तुम, फिर हम बोलते हैं तू, फिर बोलते हैं अबे, फिर बोलते हैं साले। आप समझो ये चीजें असेंडिंग से डिसेंडिंग पहुंचती हैं। जी ये जीवन है, ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलता है। जहां आपने अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर दी, बस वहीं से आपकी चीजें खत्म होनी शुरू हो गई। तो सर आपको लगता है कि ये भी एक मुद्दा रहता है मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में, और ये नहीं होना चाहिए ज़्यादा? नहीं होना चाहिए। तो ये हम इसको से बैलेंस कैसे करें? नहीं, मतलब हर वाइफ को चाहिए कि वो मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन दे, बहुत केयर दे, वो मेरी चिंता करे, परवाह करे, हाँ, पर ज्यादा घोटने के बाद में ना मीठा भी कड़वा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बैलेंस रखना तो बहुत मुश्किल भी होता है ना। बड़ा मैडम नहीं होता, ये चीजें आप कंट्रोल में नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कंट्रोल में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों नहीं के हो बीच सकता में। है। हस्बैंड सुबह टाइम से नहीं, रात को टाइम से अपने घर पे आए, लेट आ रहा है कोई बात नहीं, काम अपना काम करके आ रहा है, तो वाइफ को केयर, रात को डेली वेट करेगी, आ रहा है आने वाला आएगा, पानी में लेके अब से घर बैठेगी कि भाई ठीक है नाश्ता बना रेडी करती हूँ। जी। और घर में पड़ा हुआ है, मूवी देख रहा है, स्किल ड्रॉ कर रहा है, तो
वो इज्जत नहीं रहेगी। खाना का बैठा है यार, ये क्या बनाया, वो चाय मांगेगा तो भी वो तो भी बड़े नहीं गुस्से में लेके देगा। आएगी। हाँ, हाँ, तो आप समझो ना मेरी हाँ, बात तो को। सर वो बिल्कुल ऑब्वियस भी है, सबको ही चाहिए कि एक अच्छा पार्टनर हो और अच्छा वर्किंग पार्टनर हो, तो मैम, शायद ये आधे जो ये डिस्प्यूट्स होते हैं, आधे तो मेरे बैठे ख्याल बिठाए से सबको सब चीज चाहिए, सब करना चीज़ कोई कुछ चाहिए, नहीं चाहता। पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी लाइफ है और सही। ऐसी चलती रहेगी। सर बहुत अच्छी, आपने आज बहुत सारी अच्छी बातें बताई और आई एम श्योर जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बहुत कुछ सीखेंगे और एक अच्छा मैसेज उन तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत स्टूडियो बहुत में आने शुक्रिया, के साथ। बहुत हम बहुत अगली बार एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ बिल्कुल। जरूर मिलेंगे। आज का लीगल हमारा कम मुद्दा रहा, हाँ, हमारा पारिवारिक सोशल मुद्दा ज्यादा बन गया, ज़्यादा रहा और बट उससे भी शायद किसी को नॉलेज मिले, हो सकता है बिल्कुल मिलेगी कुछ अपनी लाइफ को चेंज कर सके मेरे 100%। एग्जांपल्स के हस्बैंड साथ वाइफ में। तो जरूर करेंगे, मुझे लगता है करना आज भी चाहिए, आज करना ज़्यादा भी हुआ चाहिए। भी है। थैंक यू बहुत बहुत सो मच शुक्रिया, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।